इट इज रिगार्डिंग दी अदर इश्यूज। फर्दर अगर किसी भी तरह का जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसमें अगर चेंज किया जाता है, अगर रीपेमेंट शेड्यूल को चेंज किया जाता है, यानी कि प्रोजेक्ट का अगर आउटले ही चेंज हो गया है तो उसके कारण से, यानी कि अगर प्रोजेक्ट का आउटले इंक्रीज हो गया है, यानी कि जितने समय में प्रोजेक्ट अब वर्किंग होगा वो टाइम इंक्रीज हो गया है, या फिर जो प्रोजेक्ट का स्कोप था या फिर साइज ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज होने के कारण अगर रीपेमेंट शेड्यूल में चेंजेस किए गए हैं, रीपेमेंट शेड्यूल में चेंजेस किए गए हैं, तो उस केस में इस तरह के जो चेंजेस किए जाएंगे, यानी कि स्कोप एंड साइज में चेंज होने के कारण रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज किया गया, तो इस तरह का जो चेंज होगा डेट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एज रीस्ट्रक्चरिंग, तो उसे रीस्ट्रक्चरिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। जहां पर स्कोप एंड साइज में जो चेंज हुआ है डेट इज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। तो अगर कमर्शियल ऑपरेशंस में स्टार्ट होने से पहले ही अगर स्कोप साइज में चेंज के कारण रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हुआ है तो उसे रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कंसीडर किया जाएगा। सेकंड इज रिगार्डिंग कि अगर कॉस्ट में किसी भी तरह का इंक्रीज होता है, अगर कॉस्ट में किसी भी तरह का इंक्रीज होता है एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ओवररन, यानी कि ये नहीं है कि पुराना जो आपका प्रोजेक्ट था उसके स्ट्रक्चरिंग के बावजूद, यानी कि पुरानी जो कॉस्ट है उसमें इंक्रीज नहीं मानेंगे, अगर उसके अलावा अगर किसी और चीजों में यहां पर कॉस्ट का इंक्रीज होता है, यानी कि जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था उसके मुकाबले अगर कॉस्ट में 25% या उससे ज्यादा का इंक्रीज हो जाता है कॉस्ट में एक्सक्लूडिंग एनी कॉस्ट ओवररन, तो उसके केस में भी अगर आप रीपेमेंट शेड्यूल को चेंज करते हैं तो उसे रीस्ट्रक्चरिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द टेक आउट फाइनेंस। टेक आउट फाइनेंस क्या रहता है? बेसिकली जैसे एक बैंक में पहले लोन चल रहा है, अब इस लोन से अकाउंट को टेक ओवर किया जा रहा है दूसरे बैंक में, ठीक है। तो यहां पर देखने वाली बात है कि ये जो प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा था, अब इसमें क्या आ सकता है? टाइम लैग आ सकता है, यानी कि इसमें अब टाइम लैग आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि टेक ओवर करने में जो टाइम पीरियड लगेगा उसके कारण जो प्रोजेक्ट है वो अफेक्ट होगा। और इसके कारण जो नॉर्म्स एप्लीकेबल थी एसेट क्लासिफिकेशन की जो नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं उनको यहां पर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इन एसेट क्लासिफिकेशन की नॉर्म्स को किसको फुलफिल करना पड़ेगा? जो भी कंसर्न्ड लैंडिंग बैंक होगा ना, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसे अब यहां पर इसकी जो एसेट क्लासिफिकेशन की नॉर्म्स है उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी कि पहले यहां पर जो प्रोविजन रखी जाएगी, इस तरह से समझिए कि इस बैंक के पास ओरिजिनली प्रोजेक्ट चल रहा था एंड इसने टेक ओवर करना, ये टेक ओवर करने वाला बैंक है जिसने टेक ओवर करना है, ठीक है। ये ओरिजिनल जिसके पास प्रोजेक्ट चल रहा था वो वाला बैंक है, ठीक है। तो यहां पर जब टेक ओवर किया जाना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्लासिफिकेशन का ध्यान होगा सबसे पहले किसके द्वारा रखा जाएगा? बैंक ए ही रखेगा ना, यानी कि अभी तक तो यहां पर अकाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो प्रोविजंस का ध्यान कौन रखेगा? बैंक रखेगा। तो उसके रिगार्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट प्रोविजंस होंगी एसेट क्लासिफिकेशन के आधार पर वो यहां पर बैंक ए के द्वारा मेंटेन की जाएंगी। जब एक बार यहां पर लोन टेक ओवर हो गया, जब एक बार लोन जो था वो टेक ओवर हो गया बैंक बी के द्वारा, तब जो प्रोविजंस थी उन्हें अब बैंक जो है वो रिवर्स कर लेगा। इन प्रोविजंस को जो बैंक है वो रिवर्स कर लेगा एंड बैंक बी को यहां पर जो भी रिक्वायर्ड प्रोविजंस हैं वो मेंटेन करनी पड़ेंगी। लाइकवाइज मान लीजिए कि अगर ये प्रोजेक्ट जो था ये एनपीए हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया था, ठीक है, तो यहां पर बैंक बी ने जब टेक ओवर किया ना लोन को, तो बैंक बी को यहां पर इसे अपनी बुक्स में एनपीए ही रखना पड़ेगा एंड फर्दर उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन होगी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रिगार्डिंग ही यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड फर्दर जो प्रोविजन यहां पर क्रिएट होगी एक्चुअल डेट ऑफ एनपीए, यानी कि जब एक्चुअल डेट थी जब ये एनपीए हुआ है प्रोजेक्ट, उस डेट से इसको एनपीए कंसीडर करना होगा, चाहे उस टाइम पर जो प्रोजेक्ट लोन था वो बी की बुक्स में था ही नहीं, तब भी सेम डेट से एक्चुअल डेट ऑफ एनपीए से ही यहां पर जो लोन अकाउंट है वो एनपीए कंसीडर होगा एंड उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजनिंग होगी वो की जानी होगी। नेक्स्ट इट इज पोस्ट शिपमेंट सप्लायर्स क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट सप्लायर्स क्रेडिट, तो अगर पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट जो है उसमें अगर एग्जिम बैंक की जो गारंटी है या फिर जो रीफाइनेंस स्कीम है उसके अंडर अगर पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट एग्जिस्ट करता है तो उसके केस में जितने अमाउंट के लिए एग्जिम बैंक का गारंटी है उतने अमाउंट को एनपीए कंसीडर नहीं किया जाएगा। लाइकवाइज मान लीजिए कि 5 करोड़ का सप्लायर क्रेडिट था, 5 करोड़ के सप्लायर क्रेडिट में से 3 करोड़ के लिए
एक्सिम बैंक की जो गारंटी है वो अवेलेबल थी, 2 करोड़ के लिए नहीं थी। तो 2 करोड़ का जो अमाउंट है उसे एनपीए कंसीडर किया गया है, 3 करोड़ का जो अमाउंट है उसे एनपीए कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड फर्दर इसमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए इसे यहां पर छोड़ा जा सकता है, यानी कि एसेट क्लासिफिकेशन के लिए एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए इसे यहां पर एक्सक्लूड किया जा सकता है उस अमाउंट को जहां पर जितने अमाउंट के लिए एक्सिम बैंक की जो गारंटी है वो अवेलेबल है। ठीक है, जितने अमाउंट के लिए कवर नहीं है उसको क्लासिफाई भी किया जाएगा एनपीए के लिए एंड फर्दर उसमें जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स है वो भी एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है, तो गारंटी स्कीम के अंडर जो एक्सिम बैंक रहता है उसे जो भी गारंटीड अमाउंट है पे करना होता है विद इन 30 डेज। जो भी गारंटीड अमाउंट है उसे विद इन 30 डेज पे करना होता है। ठीक है, यानी कि जब भी जिस दिन से बैंक के द्वारा गारंटी को इन्वोक किया जाता है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर यहां पर जो एक्सिम बैंक है उसे इस अमाउंट को सेटल करना होता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स। तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट कब एनपीए होता है, उसमें एक अमाउंट मेंशन रहता है दैट इज एमएडी विच इज मिनिमम अमाउंट ड्यू। सो अगर ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू जो स्टेटमेंट में बताया गया है ये विद इन 90 डेज नहीं पे किया जाता, अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है अगर इसे पूरी तरह से नेक्स्ट 90 डेज में पे नहीं किया जाता है तो उसके केस में जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है उसे एनपीए कंसीडर किया जाता है। Now let us have a look at the provisioning norms for the non-performing assets. तो non-performing asset के केस में provisioning norms देख लेते हैं क्या रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड एसेट्स। तो स्टैंडर्ड एसेट के केस में अगर तो जो लोन अकाउंट है डेट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, अगर इनसे रिलेटेड अकाउंट है तो उसके केस में जो प्रोविजन रहती है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 0.25% जो है वो प्रोविजन मेंटेन करनी होती है। एंड जहां पर सीआरई यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट से रिलेटेड है वहां पर जो प्रोविजन रहती है डेट इज टू बी 1%, वो 1% मेंटेन करनी होती है। एंड जहां पर कमर्शियल रियल एस्टेट है लेकिन रेजिडेंशियल हाउसिंग से रिलेटेड है वहां पर जो प्रोविजनिंग है वो 0.75% मेंटेन करनी पड़ती है रेजिडेंशियल हाउसिंग के केस में, इन केस ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। एंड जहां पर जो हाउसिंग लोन है वो टीजर रेट के ऊपर है। टीजर रेट के केस में क्या रहता है कि शुरुआती दौर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम रहता है लेकिन बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। सो हाउसिंग लोन विद टीजर रेट्स या फिर जो रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस हैं दोनों के केसेस में, तो हाउसिंग लोन विद टीजर रेट्स एंड रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस इनके केस में जो प्रोविजनिंग है वो रहती है 2%। तो जितने टाइम तक तो टीजर पीरियड रहेगा, जितने टाइम तक तो टीजर पीरियड रहेगा उतने टाइम के लिए जो प्रोविजन रहेगी दैट विल बी 2%। एंड आफ्टर द टीजर पीरियड, आफ्टर द टीजर रेट पीरियड जो प्रोविजन रहेगी दैट वुड बी 0.40%। तो रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस के केस में पर्टिकुलरली अगर देखें तो अगर रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस हैं स्टैंडर्ड एसेट, अगर रीस्ट्रक्चर्ड जो एडवांसेस है वो स्टैंडर्ड एसेट ही है एंड अगर वो अंडर मॉरेटोरियम है, अभी मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है, तो उसके केस में 2% रहेगा, 2% रहेगा। यानी कि जिस डेट से आपने रीस्ट्रक्चरिंग की है उससे 2 साल तक, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, तो इस टाइम के दौरान जो यहां पर प्रोविजनिंग रहेगी वो रहेगी 2%। एंड इन केस एनपीए रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है तो उसके केस में रीस्ट्रक्चरिंग डेट से 1 साल तक जो प्रोविजन रहेगी दैट वुड बी 2%, उसके केस में भी 2% रहेगी। तो स्टैंडर्ड एसेट में अगर फर्दर देखते हैं, स्टैंडर्ड एसेट में ही फर्दर देखते हैं तो जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या फिर जितने भी और लोन्स बाकी हैं, ऑल अदर लोन्स जो स्टैंडर्ड कैटेगरी में हैं, उनमें जो प्रोविजन रहेगी दैट इज 0.40%। तो एमएससी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए 0.25% है, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए 1% है, कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर के लिए 0.75% है। एंड जहां पर हाउसिंग लोन दिया गया है टीजर रेट के ऊपर वहां पर 2% है, जब तक टीजर रेट एप्लीकेबल है उसके बाद फिर से कितना है 0.40% है टीजर रेट के बाद। नाउ इट इज रिगार्डिंग द नेक्स्ट, इट इज रिगार्डिंग द सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो यहां पर अभी हम स्टैंडर्ड एसेट्स के बारे में बात कर रहे थे, नाउ इट इज अबाउट द सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में सभी सेक्टर्स के लिए यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है 15% का, 15% की प्रोविजन रहेगी। जहां पर सिक्योर्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, सिक्योर्ड एसेट्स की बात करें वहां पर 15% की प्रोविजन रहेगी।
एंड अनसिक्योर्ड एसेट के केस में जो प्रोविजन रहेगी दैट वुड बी 25%, वो 25% प्रोविजन रहेगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पर जो प्रोजेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वहां पर जो प्रोविजन रहेगी वो 20% रहेगी, वहां पर 20% रहेगी। अदरवाइज अनसिक्योर्ड के केस में कितनी प्रोविजन रहेगी? 25% रहेगी। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स, तो डाउटफुल में हम जानते हैं, हमने 3 कैटेगरीज कवर की थी, D1, D2, D3। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3। तो डाउटफुल 1 क्या था? जहां पर सब स्टैंडर्ड के बाद 1 साल तक के लिए था, यानी कि 12 से 24 महीने तक था। ठीक है, यानी कि 0 से 12 तो वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा, उसके बाद 12 से 24 वो D1 में रहेगा, 24 से लेकर 48 तक अगले 2 साल के लिए वो D2 में रहेगा, एंड अबव 48 वो D3 में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर D1 के लिए जो प्रोविजन है दैट इज 25%, D2 के लिए जो प्रोविजन है दैट इज 40%, D3 के लिए जो प्रोविजन है दैट इज 100%। एंड फर्दर जो भी आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसके लिए आपने यूनिफॉर्मली 100% की प्रोविजन मेंटेन करनी है, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है। ठीक है, देन इट इज अबाउट द लॉस एसेट्स। लॉस एसेट के बारे में बात करें तो लॉस एसेट में जो प्रोविजन रहती है उसमें 100% रहती है। ओके